ठीक है, तो क्या होता है ये हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। सागर तट पर स्थित आधा बंद खारे पानी का वह क्षेत्र होता है एस्चुरी, जहां पर नदियों का ताजा पानी जो है वो समुद्र के खारे पानी के साथ मिलता है। ठीक है, तो आपको क्लियर हुआ एस्चुरी क्या होता है। आधा बंद खारे पानी का वह क्षेत्र जहां पर नदियों का ताजा पानी जो है वो समुद्र के खारे पानी के साथ में मिलता है। क्लियर। कौन कौन सी नदियां जो है वो एस्चुरी बनाती है? नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, मांडवी नदी। ये जो नदियां हैं ये एस्चुरी मतलब ज्वार नद मुख का निर्माण करती हैं। आगे लेक्चर में मैं आपको क्लियर करूंगा इस चीज को। बस इतना ध्यान रखिए कि एस्चुरी होता क्या है। आगे बात करते हैं। देखिए डेल्टा जो है ये क्या होता है। तो देखिए, नदी जहां पर सागर से मिलती है उस जगह पर नदी द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी के कारण जो मुख्य नदी होती है वो कई सारी धाराओं में बढ़ जाती है। तो उस सागर किनारे त्रिभुजाकार क्षेत्र को ही क्या बोला जाता है? डेल्टा बोला जाता है। डेल्टा जो होते हैं वो प्राय उपजाऊ मिट्टी का निर्माण करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको क्लियर हुआ डेल्टा क्या होता है और एस्चुरी क्या होता है। ध्यान रखिएगा, गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब जो नदियां हैं ये डेल्टा का निर्माण करती हैं। आगे हम ये लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो बस एस्चुरी क्या होता है और डेल्टा क्या होता है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि भारत का जो अपवाह तंत्र है, ड्रेनेज सिस्टम है, वो क्या है। तो सबसे पहले ये वर्ड को हम क्लियर कर लेते हैं कि ड्रेनेज सिस्टम, अपवाह तंत्र होता क्या है। अपवाह तंत्र जो शब्द है ये एक नदी तंत्र की व्याख्या करता है, जिसमें अलग अलग दिशाओं से छोटी छोटी धाराएं आकर एक मुख्य धारा का निर्माण करती हैं, मतलब मुख्य नदी का निर्माण करती हैं। ओके, यहाँ पर जो अलग अलग दिशाओं से छोटी छोटी धाराएं आती है वो मुख्य नदी की क्या होती हैं? सहायक नदियां होती हैं। समझ में आया आपको? अपवाह तंत्र शब्द जो है एक नदी तंत्र की व्याख्या करता है। तो भारत के अपवाह तंत्र ड्रेनेज सिस्टम की हम बात करेंगे तो इसे हम दो भागों में पढ़ेंगे। कौन कौन से? देखिए स्ट्रक्चर समझ लीजिए पहले कि किस तरीके से हम इस टॉपिक को स्टडी करने वाले हैं। तो देखिए दो भागों में हम इसको पढ़ने वाले हैं। एक है हिमालयी अपवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। हिमालयी अपवाह तंत्र में हम सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की बात करेंगे। मतलब इसमें जो मुख्य नदी होगी वो कौन सी होगी? सिंधु नदी होगी, गंगा नदी होगी और ब्रह्मपुत्र नदी होगी। और इन मुख्य नदियों की बहुत सारी क्या होती है? सहायक नदियां होती है। तो वही हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। सेकंड देखिए, प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में हम मध्य और दक्षिण भारत की नदियों को डिस्कस करेंगे, जैसे कि नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। इन सब नदियों को हम डिस्कस करेंगे प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में। और लास्ट में देखिए कुछ इंपॉर्टेंट नदियां मैं आपसे डिस्कस करूंगा जहां से एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए हम हिमालयी अपवाह तंत्र की बात करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे सिंधु नदी तंत्र को। तो देखिए फ्रेंड्स, सिंधु नदी जो है वो बेसिकली तीन देशों में होकर बहती है, चीन, भारत और पाकिस्तान। चीन के देखिए तिब्बत स्थित मानसरोवर झील के निकट इसका उद्गम होता है और उत्तर पश्चिम दिशा में बहते हुए भारत के लद्दाख के दमचोक के पास से इंटर करती हैं। ओके, आगे बहती हुई ये नदी गिलगित से होते हुए दर्दिस्तान के पास में पाकिस्तान में इंटर कर जाती है और कराची के पूर्व से होते हुए अरब सागर में जाकर मिल जाती हैं। इस नदी की कुल लंबाई जो है वो कितनी है? 2880 किलोमीटर है। तो सिंधु नदी का देखिए उद्गम कहाँ से होता है? भारत के बाहर से होता है। चीन के तिब्बत स्थित मानसरोवर झील के निकट से सिंधु नदी का उद्गम होता है। भारत होते हुए ये पाकिस्तान में इंटर करती हैं और अरब सागर में जाकर मिल जाती हैं। ध्यान रखिएगा, भारत का जो लेह शहर है वो सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया था, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, कहाँ पर स्थित है? दाएं तट पर स्थित है। सिंधु नदी के देखिए अरब सागर में मिलने से पहले इसमें 5 प्रमुख इसकी सहायक नदियां जो है वो आकर मिलती है। कौन कौन सी? चेनाब, झेलम, रावी, व्यास और सतलज नदी। ये पांचों नदियां जो है वो सिंधु नदी में आकर मिलती हैं। उसके बाद में सिंधु नदी जो है वो अरब सागर में जाकर मिल जाती हैं। इसमें देखिए चेनाब और सतलज इसकी दो सबसे बड़ी सहायक नदियां हैं। चलिए एक एक करके समझ लेते हैं। चेनाब नदी की हम सबसे पहले बात करते हैं। ये सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसका उद्गम जो है वो हिमाचल प्रदेश के देखिए K12 लारा दर्रे से होता है। हिमाचल प्रदेश में इस नदी का निर्माण जो है वो दो नदियों से होता है, एक चंद्रा और भागा। इसलिए इसे हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा नदी के नाम से भी जाना जाता है। चेनाब नदी को चंद्रभागा नदी के नाम से भी जाना जाता है हिमाचल प्रदेश में। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से, ध्यान रखिएगा। आगे बहती हुई ये नदी पाकिस्तान में जाकर सिंधु नदी से मिल जाती हैं। सिंधु नदी में मिलने से पहले इसमें झेलम, रावी, सतलज, व्यास नदी आकर मिलती हैं। किसमें? चेनाब नदी में। चलिए कौन सी नदी कहाँ पर मिलती है इस चीज को हम देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं झेलम नदी की। झेलम नदी का उद्गम जो है वो कश्मीर घाटी के बेरीनाग के निकट से होता है।
ये नदी 170 किलोमीटर भारत पाकिस्तान सीमा का निर्माण करती हुई पाकिस्तान के जंग के निकट चेनाब नदी में आकर मिल जाती हैं। झेलम नदी कहाँ से उद्गम होता है? कश्मीर घाटी के बेरीनाग से इसका उद्गम होता है। इसके बाद देखिए रावी नदी की बात करते हैं, तो ये नदी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलती है और कश्मीर पंजाब होते हुए पाकिस्तान के जंग के निकट चेनाब नदी में आकर मिल जाती हैं। क्लियर? इसके बाद देखिए सतलज नदी की बात करते हैं। ये नदी जो है तिब्बत के देखिए राक्षस ताल से निकलती हैं और सिंधु नदी के समानांतर बहती हुई हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती हैं। आगे पंजाब होते हुए पाकिस्तान के भावलपुर में चेनाब नदी में जाकर मिल जाती हैं। चेनाब नदी में मिलने से पहले इसमें व्यास नदी जो है वो आकर मिलती है। किसमें? सतलज नदी में। ध्यान रखिएगा सतलज नदी का जो उद्गम है वो भारत में नहीं होता है। कहाँ पर होता है? तिब्बत के मानसरोवर में होता है। ठीक है, तिब्बत के मानसरोवर स्थित राक्षस ताल से सतलज नदी जो है वो निकलती है। हमने जैसे कि बात करी कि व्यास नदी जो है वो सतलज नदी में आकर मिल जाती है, तो व्यास नदी को डिस्कस कर लेते हैं। व्यास नदी जो है वो रोहतांग दर्रे से निकलती हैं और व्यास नदी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू घाटी में बहते हुए पंजाब के हरीके में सतलज नदी से आकर मिल जाती हैं। ओके फ्रेंड्स, हरीके क्षेत्र में जो व्यास और सतलज नदी का संगम होता है वहीं से देश की सबसे लंबी नहर जो है इंदिरा गांधी नहर वो निकलती है। देश की सबसे लंबी नहर जो है इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकलती है? हरीके में निकलती है, जहाँ पर व्यास और सतलज नदी का संगम होता है। ओके, ये नहर जो है पंजाब राजस्थान से होकर गुजरात में एंटर करती है। राजस्थान में इसकी सबसे अधिक लंबाई है 470 किलोमीटर। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। साथ ही ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, पाकिस्तान के जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहावलपुर में सतलज नदी जो है वो चेनाब नदी से मिलती हैं। तब ये चेनाब से मिलने के बाद में पंचनद नदी का निर्माण करती है। मतलब इस पॉइंट पर पांचों नदियां जो है वो एक हो जाती हैं। झेलम, रावी, सतलज, व्यास और चेनाब, ये पांचों नदियां एक होकर आगे बढ़ती हैं, इसीलिए इसे पंचनद नदी का नाम दिया गया है। मतलब सिंधु नदी में मिलने से पहले 45 किलोमीटर तक ये पांचों नदियां एक होकर आगे बढ़ती हैं। ठीक है, तो पंचनद नदी किसे बोला गया है ये आपको क्लियर हो गया होगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, दिमाग में एक बात आती है कि सिंधु, चेनाब, झेलम, रावी, सतलज और व्यास नदी जो है ये सारी नदियां भारत में होते हुए बहती हैं, उसके बाद में पाकिस्तान में एंटर करती हैं। तो भारत अगर पूरी तरह से इन नदियों को रोक ले तो पाकिस्तान के पास तो पानी कैसे पहुंचेगा? तो इसको ध्यान में रखकर एक सिंधु जल समझौता हुआ था 1960 में पानी के वितरण के लिए। तो ये चीज़ भी आपको पता होना चाहिए, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच में एक संधि हुई थी, सिंधु जल संधि। इस संधि के अनुसार तीन पूर्वी नदियों का कंट्रोल जो है वो किसे दिया गया? भारत को दिया गया, व्यास, रावी और सतलज नदी का। ठीक है, और तीन पश्चिमी नदियां जो थी सिंधु, चेनाब और झेलम, इन तीनों पश्चिमी नदियों का कंट्रोल किसे दिया गया? पाकिस्तान को दिया गया। तो ये थी सिंधु जल संधि। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, 1960 में हुई थी। किस नदी का कंट्रोल किस देश को दिया गया है ये आपको पता होना चाहिए। व्यास, रावी और सतलज नदी का भारत को दिया गया, सिंधु, चेनाब और झेलम का कंट्रोल दिया गया पाकिस्तान को। तो ये हमने अच्छे से पूरा डिस्कस करा सिंधु नदी तंत्र। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, यहाँ पर जो मुख्य धारा थी वो कौन सी थी? सिंधु नदी थी। उसकी बहुत सारी सहायक नदियाँ थी, झेलम, रावी, सतलज, व्यास और चेनाब, ये उसकी सहायक नदियाँ थी जो हमने अच्छे से डिस्कस कराएं। चलिए आगे हम बात करते हैं अब गंगा नदी तंत्र की। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। गंगा नदी जो है वो भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी कुल लंबाई जो है वो कितनी है? 2525 किलोमीटर है। भारत में इसकी लंबाई कितनी है? 2071 किलोमीटर जो है भारत में इसकी लंबाई है, बाकी जो है वो बांग्लादेश में है। आगे देखिएगा इंपॉर्टेंट चीज, सतोपथ हिमानी से निकली अलकनंदा नदी और गोमुख से निकली भागीरथी नदी जब देवप्रयाग में आकर मिलती हैं तब इसका संयुक्त रूप जो है वो क्या कहलाता है? गंगा नदी कहलाता है। क्लियर हुआ? बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि देखिए अलकनंदा नदी कहाँ से निकलती है, भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। गंगोत्री से 19 किलोमीटर दूर गोमुख से निकलती है भागीरथी नदी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा गया है। और अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी किस स्थान पर आकर मिलती हैं? किस स्थान पर? देवप्रयाग में आकर मिलती हैं। ये चीज आपको पता होना चाहिए। ओके, अलकनंदा नदी की देखिए दो प्रमुख सहायक नदियां हैं, वो ध्यान रखिएगा, एक पिंडार नदी और एक मंदाकिनी नदी। पिंडार नदी जो है ये अलकनंदा को कर्णप्रयाग में आकर मिलती हैं। कहाँ पर मिलती है? कर्णप्रयाग में। और मंदाकिनी नदी जो है ये अलकनंदा को रुद्रप्रयाग में आकर मिलती है। कहाँ पर? रुद्रप्रयाग में। तो कर्णप्रयाग में देखिए अलकनंदा को पिंडार नदी मिलती है, रुद्रप्रयाग में अलकनंदा को मंदाकिनी नदी मिलती है।
और देवप्रयाग में अलकनंदा को भागीरथी नदी मिलती है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। साथ ही धौलीगंगा जो है वो अलकनंदा को विष्णु प्रयाग में आकर मिलती है। और फ्रेंड्स, प्रसिद्ध केदारनाथ मंदिर जो है वो किस नदी के तट पर स्थित है? मंदाकिनी नदी के तट पर ही स्थित है। बद्रीनाथ का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। तो दोनों ये प्रसिद्ध मंदिर जो है वो किस नदी के तट पर स्थित है, ये आपको पता होना चाहिए। मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित केदारनाथ मंदिर और अलकनंदा नदी के तट पर स्थित बद्रीनाथ मंदिर। क्लियर हुआ? उत्तराखंड से देखिए निकली गंगा उत्तर प्रदेश बिहार होते हुए पश्चिम बंगाल तक बहती हैं। पश्चिम बंगाल के फरक्का पर ये दो धाराओं में बढ़ जाती हैं, हुगली नदी और मुख्य धारा भागीरथी में। ये भागीरथी नदी जो है ये बांग्लादेश में मुख्य धारा के रूप में प्रवेश करती हैं, जहां पर इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बहती हुई ये पद्मा ब्रह्मपुत्र, जिसे बांग्लादेश में जमुना बोला जाता है, उससे मिल जाती है। और गंगा और जमुना का संयुक्त रूप जो कि ब्रह्मपुत्र नदी है उसका संयुक्त रूप क्या कहलाता है? मेघना कहलाता है। और बंगाल की खाड़ी में मेघना के रूप में ये नदी जो है जाकर मिल जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, मेघना के फॉर्म में ये बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं। क्लियर? अब देखिए, गंगा नदी की बहुत सारी सहायक नदियां हैं। गंगा नदी तंत्र जो है उसमें देखिए बहुत सारी इसकी सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी? यमुना नदी, कोसी, सोन, गोमती, दामोदर, घाघरा जिसे सरयू नदी कहते हैं, गंडक और रामगंगा नदी। ये सब नदियां जो है गंगा नदी की सहायक नदियां हैं। और बहुत सारी सहायक नदियों की भी अपनी सहायक नदियां हैं, उन सभी को हम अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यमुना नदी से। देखिए, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी अगर कोई सी है तो वो कौन सी है? यमुना नदी है, जो कि उत्तराखंड के बंदरपुर चोटी पर स्थित यमुनोत्री हिमानी से निकलती हैं। कहाँ से निकलती है? ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड के बंदरपुर चोटी से निकलती हैं। ये नदी उत्तराखंड से हरियाणा और दिल्ली उत्तर प्रदेश से बहते हुए प्रयागराज इलाहाबाद में गंगा नदी से जाकर मिल जाती हैं। कहाँ पर मिलती है यमुना नदी गंगा से? इलाहाबाद मतलब प्रयागराज में आकर मिलती हैं। यमुना नदी का प्राचीन नाम ध्यान रखिएगा, कालिंदी नदी है। क्या नाम है? कालिंदी नदी। अभी देखिए, एक दो साल पहले ये क्वेश्चन पूछ लिया था रेलवे में, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। यमुना नदी जो है इसका भी देखिए एक अपने आप में अपवाह तंत्र है, मतलब इसमें बहुत सारी सहायक नदियां आकर मिलती है यमुना में। उसमें देखिए कौन कौन सी? चंबल नदी, बेतवा नदी, केन नदी, ये नदियां जो है यमुना नदी में आकर मिलती हैं। अब देखिए इनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है। तो चंबल नदी की सबसे पहले बात करते हैं। ये नदी देखिए मध्य प्रदेश के इंदौर स्थित महू क्षेत्र के जानापाव पर्वत से निकलती हैं। कहाँ से निकलती है? इंदौर से, देखिए मध्य प्रदेश से निकलती हैं। और उत्तर मध्य भाग में बहते हुए ये नदी राजस्थान से होकर उत्तर प्रदेश के इटावा में यमुना नदी से आकर मिल जाती हैं। कौन सी? चंबल नदी। इस नदी की देखिए लंबाई कितनी है? कुल 965 किलोमीटर है। इसके बाद देखिए बेतवा नदी मध्य प्रदेश के भोपाल से निकलती हैं, जो उत्तर पूर्वी दिशा में बहते हुए उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में यमुना नदी से आकर मिल जाती हैं। बेतवा नदी भी मध्य प्रदेश से निकलती हैं। ध्यान रखिएगा, एक प्रसिद्ध स्थान सांची जो है वो बेतवा नदी के किनारे पर ही स्थित है। सांची में कई बौद्ध स्मारक हैं। सांची का स्तूप जो है वो अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बनाया था। तो सांची जो है वो बेतवा नदी के किनारे पर ही स्थित है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, यमुना नदी की हमने डिस्कस करी। देखिए चंबल नदी और बेतवा नदी इसकी सहायक नदियाँ हैं। साथ ही केन नदी जो है वो भी यमुना नदी की सहायक नदी है। इसके बाद देखिए गंगा नदी की अगली हम देखिए सहायक नदी की बात करते हैं, जो कि है कोसी नदी। कोसी नदी जो है ये नेपाल में हिमालय से निकलती हैं और आगे बढ़ते हुए बिहार में प्रवेश करती हैं। ये नदी प्रायः अपना मार्ग जो है बदलने के कारण चर्चा में रहती है। इसमें आने वाली बाढ़ से बिहार में मैक्सिमम टाइम पर तबाही जो है वो देखने को मिलती है। इसलिए इस नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। और अपने मार्ग परिवर्तन करने की वजह से बहुत ज़्यादा चर्चा में रहती है कोसी नदी। ये नदी बिहार के कटिहार में गंगा नदी से आकर मिल जाती हैं। तो कोसी नदी को हमने डिस्कस करा, ध्यान रखिएगा। इसके बाद बात करते हैं देखिए दामोदर नदी की, जो कि गंगा नदी की सहायक नदी है। झारखंड के देखिए छोटा नागपुर पठार से निकलती हैं और पश्चिम में बहते हुए ये हुगली नदी में जाकर मिल जाती हैं। जो हमने बात करी थी कि फरक्का में गंगा नदी जो है वो दो धाराओं में बढ़ जाती हैं, एक हुगली और एक मुख्य धारा भागीरथी में। तो देखिए हुगली नदी में आकर कौन सी नदी मिलती है? दामोदर नदी जो है वो आकर मिलती है। इस नदी में देखिए अचानक आने वाली बाढ़ के कारण इसे बंगाल का अभिशाप भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है बंगाल का अभिशाप? दामोदर नदी को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, प्रदूषण के कारण इस नदी को जैविक मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है।
एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था ये, किस नदी को जैविक मरुस्थल के नाम से जाना जाता है? तो ध्यान रखिएगा, दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। इसके बाद देखिए गंगा नदी की अगली सहायक नदी की बात करते हैं, गोमती नदी। ये भी इंपॉर्टेंट है। इस नदी का उद्गम जो है उत्तर प्रदेश के पीलीभीत स्थित गोमत ताल से होता है, जिसे फुलर झील भी कहा जाता है। ये गंगा नदी की एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जिसका उद्गम मैदान से होता है। ओके, ये चीज को ध्यान रखिएगा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान राम ने जब रावण का वध किया था, तब ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त होने के लिए उन्होंने गोमती नदी में ही स्नान किया था। तो आप सभी को देखिए पता ही होगा ये। तो गोमती नदी ध्यान रखिएगा, बस इतना, गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान से होता है। इसके बाद देखिए सोन नदी की बात करते हैं। गंगा नदी की सहायक नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक नामक स्थान से निकलती हैं, उत्तर की ओर बहते हुए पटना के निकट गंगा में जाकर मिल जाती हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूँ, सोन नदी जैसे कि मैंने आपको बताया उत्तर की ओर बहती हैं, ठीक है, और ऊपर से जो यमुना नदी आ रही है, यमुना नदी और सोन नदी, इन दोनों के देखिए जल विभाजन का काम जो है वो कौन करता है? इन दोनों के बीच में स्थित कैमूर की पहाड़ियां। ध्यान रखिएगा, कैमूर की पहाड़ियां इन दोनों नदी के बीच में स्थित हैं, जो कि सोन नदी और यमुना नदी के बीच जल विभाजन का काम करती हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम में इस चीज को पूछा गया था, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। सोन नदी और यमुना नदी के बीच जल विभाजन का काम कौन सी पहाड़ियां करती हैं? कैमूर की पहाड़ियां करती हैं। ओके, इसके अलावा देखिए गंगा नदी की सहायक नदियों में घाघरा नदी आती है, जिसे सरयू नदी के नाम से जाना जाता है, और गंडक नदी, जो कि गंगा नदी के बाएं तट पर आकर मिलती हैं। क्लियर? अब देखिए गंगा नदी से रिलेटेड कुछ हम इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी नदी गंगा नदी के दाएं तट पर आकर मिलती है और कौन सी नदी बाएं तट पर आकर मिलती है। तो इस चीज को लेकर कंफ्यूजन होता है, तो इसको हम क्लियर कर लेते हैं। देखिए गंगा नदी के दाएं तट पर तीन नदियां आपको दिमाग में रखनी है। एक है यमुना नदी, सोन नदी और टॉन्स नदी। ठीक है, ये नदियां जो है गंगा नदी के दाएं तट पर आकर मिलती हैं। ओके, बाएं तट की बात करते हैं तो गोमती, गंडक, घाघरा और कोसी नदी, ये नदियां जो है गंगा नदी के बाएं तट पर आकर मिलती हैं। तो बहुत ही सिंपल है, यमुना नदी, सोन नदी और टॉन्स नदी दाएं तट पर, बाएं तट पर गोमती, गंडक, घाघरा और कोसी। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये चीज़ इसलिए हमने क्लियर कर ली है। साथ ही फ्रेंड ध्यान रखिएगा, गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया था, और गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर जो है वो कौन सा है? कानपुर है। 2011 की जनगणना के अनुसार हम इसको देख रहे हैं। गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर जो है वो कौन सा है? कानपुर है। गंगा नदी के प्रवाह का क्रम अगर हम देखें तो उत्तराखंड से निकलती हैं, उत्तर प्रदेश होते हुए बिहार में एंटर करती हैं, और फिर पश्चिम बंगाल में एंटर करती हैं, और वहाँ से ये बांग्लादेश में चली जाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये गंगा नदी तंत्र को हमने अच्छे से पूरा डिस्कस करा है। तो क्वेश्चन जो है इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला है, हमने अच्छे से यहाँ पर क्लियर कर लिया है इसको। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स हम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से देखिए आईएएस एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको भी हम क्लियर कर लेते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये नदी तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती हैं। ये नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट से निकलती हैं। ध्यान रखिएगा, ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदियाँ, ये नदियाँ जो है तिब्बत के मानसरोवर के आसपास से ही निकलती हैं। ठीक है, तिब्बत से निकलने वाली इस नदी को तिब्बत में यरलुंग जंगबो के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? यरलुंग जंगबो के नाम से जाना जाता है। साथ ही इसे तिब्बत में सांगपो के नाम से भी जाना जाता है। दोनों नाम ध्यान रखिएगा, यरलुंग जंगबो और सांगपो के नाम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में। जब यह नदी भारत के असम घाटी में प्रवेश करती हैं, तब इसे यहाँ पर ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। साथ ही ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है। जब यह नदी असम घाटी में बहते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती हैं, तब इसे वहाँ पर जमुना के नाम से जाना जाता है। देखिए तिब्बत में इसे यरलुंग जंगबो और सांगपो के नाम से जाना जाता है। भारत में इसे देखिए अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है, और जब ये बांग्लादेश में एंटर करती हैं तब इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में देखिए ये नदी जो है गंगा नदी मतलब पद्मा नदी के साथ में मिल जाती हैं, और गंगा ब्रह्मपुत्र संयुक्त रूप से मेघना के नाम से आगे बढ़ती हैं, और विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा जो है सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा जो है कौन निर्माण करती हैं? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी करती हैं, जिसे सुंदरवन डेल्टा कहते हैं, और लास्ट में ये मेघना नदी जो है बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती हैं। क्लियर हुआ आपको?
ब्रह्मपुत्र नदी की देखिए सहायक नदियों की बात करते हैं, तो जितना मैं आपको बता रहा हूँ सारी इंपॉर्टेंट है, एक भी मत छोड़िएगा। हर एक सहायक नदी से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र की देखिए सहायक नदी है। कहाँ से निकलती है? सिक्किम से निकलती है। सुवनसिरी नदी, कमेंग नदी, मानस नदी, दिबांग नदी, लोहित, बराक और कपिली नदी, ये जितनी भी नदियां हैं ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। सारे नाम आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। तीस्ता, सुवनसिरी, कमेंग, मानस, दिबांग, लोहित, बराक और कपिली, ये सारी नदियां जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। इसमें तीस्ता, सुवनसिरी, कमेंग, मानस और दिबांग नदी जो है वो दाएं तट से आकर मिलती है, और लोहित, बराक और दिबांग नदी जो है वो बाएं तट से आकर ब्रह्मपुत्र से मिलती हैं। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तीस्ता नदी का उद्गम कहाँ से होता है? सिक्किम से होता है। पश्चिम बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती हैं और वहाँ ब्रह्मपुत्र से जाकर मिल जाती हैं। लोहित नदी जो है इसे खून की नदी के नाम से भी जाना जाता है। किस नदी को खून की नदी के नाम से जाना जाता है? लोहित नदी को। बराक नदी जो है ये मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती हैं, मणिपुर से होते हुए मिजोरम में एंटर करती हैं, असम होते हुए ये बांग्लादेश में प्रवेश करती हैं और मेघना नदी में जाकर मिल जाती हैं। बराक नदी जो है अरुणाचल प्रदेश में एंटर नहीं करती हैं, ये चीज़ आप जरूर ध्यान रखिएगा। ब्रह्मपुत्र नदी जो है गंगा नदी के साथ मिलकर विश्व के सबसे बड़े नदी डेल्टा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं, जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं। ब्रह्मपुत्र नदी में ही विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर आइलैंड जो है माजुली, वो स्थित है। कहाँ पर? असम में। माजुली जो है वो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। ठीक है, असम में। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को हमने अच्छे से डिस्कस करा है। इसमें ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ जो मैंने आपको बताई है वो आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, वहाँ से एग्जाम में देखिए बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमने अच्छे से हिमालयी नदी तंत्र को डिस्कस करा, जिसमें हमने सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को अच्छे से डिस्कस करा है। क्लियर? इसके बाद देखिए आगे हम बात करते हैं प्रायद्वीपीय नदी तंत्र की, मतलब दक्षिण भारत की नदियों की। तो हिमालयी नदी तंत्र की तुलना में प्रायद्वीपीय नदी तंत्र जो है वो बहुत अधिक पुराना है। तो ऐसा मत समझिएगा कि हिमालयी नदी तंत्र बहुत अधिक पुराना है, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र जो है वो सबसे ज़्यादा पुराना है। ठीक है, दक्षिण भारत की नदियाँ जो है वो प्रायः वृक्ष नुमा अपवाह तंत्र का निर्माण करती हैं। किस तरीके का अपवाह तंत्र का निर्माण करती हैं? वृक्ष नुमा अपवाह तंत्र का निर्माण करती हैं दक्षिण भारत की नदियाँ। प्रायद्वीपीय नदियों के अपवाह तंत्र में हम देखिए कौन कौन सी नदियों को डिस्कस करेंगे। नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, माही नदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी को अच्छे से हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें देखिए नर्मदा, ताप्ती और माही नदी जो है वो अरब सागर में गिरती है, पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में गिरती हैं। जबकि गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी जो है ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। चलिए सबसे पहले हम अरब सागर में गिरने वाली नदियों की बात करते हैं, जिसमें सबसे पहले आती है नर्मदा नदी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश के अमरकंटक से इसकी उत्पत्ति होती है। पश्चिम की ओर बहते हुए 1312 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद में ये खंबात की खाड़ी में जाकर मिल जाती हैं। खंबात की खाड़ी मतलब अरब सागर में जाकर ये मिल जाती हैं। देखिए नर्मदा नदी के उत्तर में पड़ता है विंध्याचल पर्वत और दक्षिण में पड़ता है सतपुड़ा पर्वत, और इन दोनों पर्वतों के बीच में ब्रंश घाटी मतलब रिफ्ट वैली से होते हुए बहती है नर्मदा नदी। इस चीज को ध्यान रखिएगा, रिफ्ट वैली से होते हुए बहती है नर्मदा नदी। ओके, ब्रंश घाटी से होते हुए बहती है नर्मदा नदी। यह नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। सबसे लंबी नदी कौन सी है? मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी है। इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। नर्मदा नदी की सहायक नदियों की बात करें तो उसमें आती है ओरसंग, तवा नदी जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, शेर नदी, ये सभी नर्मदा नदी की सहायक नदियाँ हैं। ध्यान रखिएगा अमरकंटक से दो नदियाँ निकलती हैं, एक नर्मदा नदी और एक सोन नदी। सोन नदी हमने पहले डिस्कस करा था जो कि गंगा नदी में जाकर मिल जाती है पटना के पास में। नर्मदा नदी निकलती हैं जो कि भ्रंश घाटी से बहते हुए खंबात की खाड़ी में जाकर मिल जाती हैं। ओके, इसके बाद देखिए हम बात करते हैं अब ताप्ती नदी की, जो कि मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के निकट सतपुड़ा पहाड़ियों से निकलती हैं, और ये नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से प्रवाहित होते हुए अरब सागर में जाकर मिल जाती हैं। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा ताप्ती नदी और नर्मदा नदी दोनों नदियां जो है वो भ्रंश घाटी से होते हुए बहती हैं। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ताप्ती नदी और नर्मदा नदी जो है ये भ्रंश घाटी से मतलब रिफ्ट वैली से होते हुए बहती हैं। इसके बाद देखिए माही नदी की बात करते हैं। इस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिले के समीप विंध्याचल पर्वत श्रेणी से होता है।
मध्य प्रदेश से देखिए ये पश्चिम की ओर राजस्थान गुजरात में बहते हुए ये नदी खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती हैं। माही नदी जो है वो भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी नदी? माही नदी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमने अच्छे से डिस्कस करा। नर्मदा नदी, ताप्ती नदी और माही नदी जो है वो पश्चिम की ओर बहते हुए खंबात की खाड़ी मतलब अरब सागर में जाकर मिल जाती हैं। इसमें ध्यान रखिएगा, ताप्ती नदी और नर्मदा नदी जो है वो रिफ्ट वैली मतलब भ्रंश घाटी से होते हुए बहती हैं। और स्टार्टिंग में हमने डिस्कस करा था कि ताप्ती नदी और नर्मदा नदी जो है वो एस्चुरी का निर्माण करती हैं। जब ये समुद्र से मिलती है वहाँ पर एस्चुरी का निर्माण करती हैं। कौन सी नदी? ताप्ती नदी और नर्मदा नदी। साथ ही ध्यान रखिएगा, गोवा में बहने वाली मंडोवी नदी जिसे मांडवी नदी कहते हैं वो भी एस्चुरी का निर्माण करती हैं। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नर्मदा नदी, ताप्ती नदी एस्चुरी का निर्माण करती हैं। आगे अब देखिए पूर्व की ओर बहने वाली नदियों की बात करते हैं। उसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे गोदावरी नदी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस नदी की कुल लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर है। ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। ध्यान रखिएगा वर्ड को, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी। भारत की सबसे लंबी नदी पूछा जाता है तो गंगा नदी है। ठीक है, वर्ड को आप ध्यान रखिएगा। ये नदी जो है महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर से निकलती हैं और दक्षिण पूर्व की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती हैं। ध्यान रखिएगा, गोदावरी नदी की सहायक नदियों की बात करें क्योंकि गोदावरी नदी का भी अपना एक अपवाह तंत्र है, तो इसकी सहायक नदियां हैं कौन कौन सी? पेनगंगा, इंद्रावती और प्रणहिता। इंद्रावती बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तो आपके दिमाग में फिट हो जाना चाहिए कि गोदावरी नदी की देखिए सहायक नदी इंद्रावती। तो पेनगंगा, इंद्रावती और प्रणहिता ये गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं। यहाँ से देखिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, आईएएस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पर 2015 में। तो क्लियर हुआ। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स कृष्णा नदी की। कृष्णा नदी जो है वो प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। इसका उद्गम जो है महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के पास से होता है। कृष्णा नदी जो है महाराष्ट्र से होते हुए कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती हैं। कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदियों की बात करें तो उसमें तुंगभद्रा, भीमा और कोयना नदी है। कृष्णा नदी की 3 सहायक नदियां तुंगभद्रा, कोयना और भीमा नदी है। ध्यान रखिएगा, कृष्णा नदी जल विवाद जो है वो कृष्णा नदी के जल बंटवारे से संबंधित है, जो कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच 1957 से चल रहा है। ठीक है, कृष्णा नदी जल विवाद जो है वो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र से संबंधित है। इसके बाद देखिए अगली नदी की बात करते हैं हम, वो है महानदी। महानदी की देखिए लंबाई कितनी है? 851 किलोमीटर है। महानदी छत्तीसगढ़, उड़ीसा की प्रमुख नदी है। इसका उद्गम छत्तीसगढ़ के रायपुर के निकट सिहावा पहाड़ी से होता है और ये नदी पूर्व की ओर बहते हुए उड़ीसा में प्रवेश करती हैं और डेल्टा का निर्माण करते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती हैं। ध्यान रखिएगा, महानदी की सबसे इंपॉर्टेंट सहायक नदी जो है वो कौन सी है? तेल नदी है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से कि तेल नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो महानदी की सहायक नदी है तेल नदी। साथ ही जोंक नदी जो है वो भी महानदी की सहायक नदी है। इसके बाद बात करते हैं कावेरी नदी की। इस नदी की लंबाई जो है वो कितनी है? 800 किलोमीटर है। कर्नाटक के कुर्ग के निकट ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती हैं और कर्नाटक, तमिलनाडु से बहते हुए तिरुचिरापल्ली के निकट बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती हैं। ध्यान रखिएगा, इसे दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। किसे? कावेरी नदी को। दक्षिण भारत की गंगा के नाम से किसे जाना जाता है? कावेरी नदी को जाना जाता है। ये देखिए हमने यहाँ पर प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को अच्छे से डिस्कस करा। इसमें ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, गंगा नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी, महानदी जो है ये डेल्टा का निर्माण करती हैं। ठीक है, एस्चुरी का निर्माण नहीं करती हैं। कृष्णा नदी, महानदी, कावेरी नदी, गोदावरी नदी ये डेल्टा का निर्माण करती हैं। ठीक है, जिसमें कृष्णा नदी, गोदावरी नदी जो है वो भारत का दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा जो है वो बनाती हैं। पहला कौन बनाती है? गंगा ब्रह्मपुत्र नदी भारत का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं। दूसरा कृष्णा और गोदावरी नदी बनाती हैं। इंपॉर्टेंट है ये चीज़ भी। इसके बाद देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट नदियों को भी हम डिस्कस कर लेते हैं जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। स्वर्ण रेखा नदी झारखंड में बहने वाली एक पहाड़ी नदी है। ये नदी रांची के निकट छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। झारखंड से निकलकर पश्चिम बंगाल, उड़ीसा से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती हैं। प्रसिद्ध शहर जमशेदपुर जो है, टाटानगर, वो इसी नदी के तट पर स्थित हैं। किस नदी के? स्वर्ण रेखा नदी के तट पर ही स्थित हैं। इसके बाद देखिए लूनी नदी की बात करते हैं। इंपॉर्टेंट है, इसका उद्गम अजमेर के निकट अरावली पहाड़ियों के नाग पहाड़ से होता है। राजस्थान से बहते हुए गुजरात में इंटर करती हैं और गुजरात के कच्छ के रण में ये नदी जो है विलुप्त हो जाती है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कच्छ के रण में कौन सी नदी विलुप्त हो जाती है? तो लूनी नदी विलुप्त हो जाती है।
लूनी नदी को ही सॉल्ट रिवर के नाम से भी जाना जाता है। सॉल्ट रिवर किसे कहा जाता है? लूनी नदी को कहा जाता है। इसके बाद काली नदी को डिस्कस करते हैं। इस नदी को शारदा और काली गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ये नदी हिमालय स्थित काला पानी नामक स्थान से निकलती हैं, उत्तराखंड में बहते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती हैं और बहते हुए घाघरा नदी, जिसे सरयू नदी कहते हैं, उसके साथ में जाकर जॉइंट हो जाती हैं, काली नदी। साथ ही ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये नदी जो है भारत के पूर्व की ओर भारत नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। कौन सी नदी? काली नदी। भारत और नेपाल के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सी नदी बनाती है? काली नदी बनाती है। इसके बाद देखिए पेन्नार नदी को हम डिस्कस कर लेते हैं। पेन्नार नदी जो है वो किसी की सहायक नदी नहीं है, तो इसको लेकर कंफ्यूज मत होइएगा कि कृष्णा नदी या कावेरी नदी की सहायक नदी है, ऐसा नहीं है। पेन्नार नदी जो है भारत की एक प्रमुख नदी है और ये कर्नाटक के नंददुर्ग पहाड़ी से निकलती है। पूरब की ओर 970 किलोमीटर बहकर बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती हैं। ठीक है, तो कर्नाटक की प्रमुख नदी है पेन्नार नदी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए हमने हिमालयी नदी तंत्र, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र को अच्छे से डिस्कस करा और अलग से कुछ इंपॉर्टेंट नदियों से रिलेटेड पॉइंट्स भी डिस्कस कर लिए। तो यहाँ पर देखिए हमारा ये थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। आई होप आपने ध्यान से सुना होगा। लेक्चर कंप्लीट करने के बाद में देखिए अब यहाँ पर सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ ये निकल कर आती है कि जो भी हमने स्टडी करी है, इनसे रिलेटेड एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चंस आप इतनी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए इसका सेकंड लेक्चर देखना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ेगा। आप अगर देखिए क्वेश्चन देख के सारे आंसर निकाल लोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपको पता चलेगा कि किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसका सेकंड लेक्चर जो है, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व करा है, वो लेक्चर ज़रूर देखिएगा और अपना कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ाइएगा, क्योंकि यहाँ से 1 या 2 नंबर जो है वो ज़रूर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही था। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके के बेनिफिशियल वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँगा आपको उसका बेनिफिट मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।